मणिपुर की मान्यताएं और विश्वास। मणिपुर का पाइखोम्बा इबोधोई, जिसे पाफेल भी कहते हैं, गहरी आस्था से जुड़ा ये दिव्य प्राणी सर्प शरीर और मृग सींगें रखने वाला अजदह ड्रैगन के रूप में दर्शाया जाता है। इसके 364 रूप हैं, जिसमें हर अवस्था की अलग मान्यता है। इनका वास गुफाओं, तालाबों, पर्वतों, वनों एवं अन्य पवित्र स्थानों पर रहता है। सबसे खास बात यह है कि ये किसी को हानि नहीं पहुंचाता। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव, मातिया देव, देव ठाकुर आदि हैं। इनकी मान्यता है कि गांव के लोगों, फसलों और पशुओं की सुरक्षा ये देव करते हैं। गोंड जनजाति में भूत, प्रेत और जादू। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये होली आपके लिए बहुत शुभ हो। जैसा कि आपको पता है कि कार्यक्रम कानूनी सलाह में हम एक हर नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती ग्रिबाला सिंह जी। मैम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से और राज्य प्राधिकरण की ओर से सभी को सादर नमन। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है विधिक सेवा प्राधिकरण और उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, तो हम आपको बता दें कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसमें क्या कार्य किए जाते हैं और क्या क्या गतिविधियां होती हैं और उनसे आप किस तरह से सहायता ले सकते हैं और आप लोगों को किस तरह मदद आप खुद भी कर सकते हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट करें 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैम, जैसा कि हमारा आज का विषय है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, तो ये क्या है और इसका गठन किस तरह से किया गया है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राज्य लेवल पर, नेशनल लेवल पर, तालुका लेवल पर, जिले लेवल पर, जी, सभी लेवल्स पर है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जन सामान्य तक विधिक सेवा, विधिक सहायता प्रदान हो सके। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 से शासित है और इसके मुख्य संरक्षक हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माननीय सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस रमन्ना है। राज्य लेवल पर हमारे जस्टिस संजय यादव साहब हैं और पेट्रन इन चीफ जस्टिस मित्तल और मेंबर सेक्रेटरी मैं स्वयं हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास सीनियर लेवल एडीजेस हैं और तालुका लेवल पर हमारे पास जो सीनियर मोस्ट जज है वो चेयरमैन रहता है। इस तरह से हमारी पूरी एक श्रृंखलाबद्ध रूप से एक विधिक सहायता, प्रचार प्रसार, सभी गतिविधियों को लेकर जो जिस जज्बा से काम करने का है वो ऊपर से लेकर नीचे तक है। बिल्कुल, आपके बातचीत से ही लग रहा है। जिस तरह के कमेटी गठित की गई है, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन लोगों को दी गई हैं, तो स्वाभाविक रूप से कि वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत अच्छे से अपने कार्य को कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य एक्चुअली जो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ द मैन, ये प्रारंभ से वहाँ से विचारकों ने जो चर्चा की, उसके बाद हमारे पास विचारक हमारे ही संविधान में जस्टिस खन्ना, जस्टिस पीएन भगवती, इनके विचारों से लेके आगे अग्रसर हुआ। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बना। उसके बाद हमारे पास सारा जो इकाई बनी है प्राधिकरण से लेकर तालुका लेवल तक के प्राधिकरण सभी जगह निर्मित हैं जी। और उद्देश्य यही है कि हम जनसाधारण तक जो एक इक्वालिटी का अधिकार है जी, और कोई भी वंचित ना हो सिंपली उसके संसाधन या समय के कारण। जी, अभी तो हमने बात की कि इसका गठन और उद्देश्य क्या थे। अगर हम बात करें कि इसकी जो गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, वो किस तरह के हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं? मुख्य रूप से लीगल एड एंड एडवाइस जी,
तो हम लीगल एड जो है सेक्शन 12 में दिया है कि कौन कौन प्राप्त कर सकता है लीगल एड। लीगल एडवाइस के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई भी आ सकता। अगर किसी को कानूनी सलाह चाहिए तो उसे सलाह दी जा सकती है। इसके लिए हमारे फ्रंट ऑफिसेज हर जगह हैं। फ्रंट ऑफिसेज आर मैन्ड बाय कोऑर्डिनेटर्स जो कम से कम एक ग्रेजुएट लेवल के हैं, हम लोगों ने नियुक्त किए हैं। उनके ऊपर कोऑर्डिनेटर रहता है और उसके भी ऊपर हमारे सेक्रेटरी डालसा रहते हैं। तो इस प्रकार से सभी को जो भी एड चाहिए और या एडवाइस चाहिए, और शासन के जो भी प्लान्स हैं उसके लिए लीगल सर्विसेज एक सेतु जैसा काम करता है। उनका जो भी नीति है वास्तव में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये भी लीगल सर्विसेज सुनिश्चित करता है। आपने बताया कि इसके लिए हर लेवल पे कमेटी बनाई गई हैं, वॉलंटियर्स बनाए गए हैं। तो अगर हम बात करें कि जो कार्य है, मतलब किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आम लोगों तक कैसे पहुंचते हैं और क्या क्या सेवाएं या क्या क्या सर्विसेज उन तक पहुंचाते हैं जो उनके लिए आगे जाके लाभकारी हों? इसके लिए हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स की एक कमिटेड टीम है। हम उनको मसीहास ऑफ द लीगल सिस्टम कहते हैं जी, क्योंकि पैरालीगल वॉलंटियर्स ही जन सामान्य तक जा सकते हैं। एक जज है, वो भी जस्टिस डिस्पेंसेशन का भाग है, एग्जीक्यूटिव है, वो भी चाहता है कि न्याय सर्वव्यापी हो, और ऑफ कोर्स लॉ तो बना ही है कि सबके लिए हो, लेकिन पैरालीगल वॉलंटियर्स वो शख्स है जो नीचे तक जाकर लोगों तक पहुंचाता है। इसके लिए हम कैंप्स करते हैं। कैंप्स के द्वारा हम जागरण फैलाते हैं। एक कैंप से में जितने आवेदन आते हैं उसको उसी समय निदान हो सकता है तो करते हैं, नहीं तो फॉलो अप होता है। पहले से ही टारगेट ग्रुप का मालूम किया जाता है कि किस तरह के लाभार्थी हैं यहाँ पर, क्या क्या लाभ उनसे नहीं पहुँच पा रहे हैं जी। और इस तरह से कैंप्स के जरिए से प्रचार प्रसार होता है। रेडियो टेलीविज़न आज का कार्यक्रम भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। हम प्रयास भी कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे भी उसको प्रचारित करें, शॉर्ट फिल्म्स, और जो हमारे जिला न्यायालय के जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं उसमें भी हम महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रसारित करते हैं। तो जानकारी, जागरूकता अपने आप में सशक्त बनाता है व्यक्ति को। जब आदमी को मालूम है तभी वो आगे आएगा अपने अधिकारों के लिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। इसी से एक सवाल निकल कर आ रहा है कि जो योजनाएं हैं, जो पहले की योजनाएं बनी हुई हैं वो तो पुरानी बनी हैं, क्या विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पे योजनाएं अपनी नई योजनाएं लाता है, नई योजनाएं बनाता है, और किस तरह से वो कोऑर्डिनेट करता है संस्थान को, गवर्नमेंट को और जुडिशरी को, किस तरह से उनको एक सेतु के रूप में काम करता है? जी, लीगल सर्विसेज का दायरा जैसे कि मैंने चर्चा की थी जन साधारण के लिए है, और एक जो नया चीज़ हमने जो प्रारंभ किया है वो एक प्रोटोकॉल बनाया है, प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल। कई बार क्या होता है, कस्टडी केवल अरेस्ट तक सीमित नहीं है, कई बार उसको सिंपली थाने में किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। बुलाया जाना अपने आप में एक बहुत एक विषम परिस्थिति है। दोनों ही पक्ष इसमें दांव पे आते हैं, पुलिस और जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है चर्चा के लिए। तो इस कस्टोडियल स्टेज पर भी हमने ये किया है, हर थाने पर होर्डिंग्स लगाए हैं, आपका अधिकार क्या है। रोस्टर बनाए हैं जहां पैरालीगल वॉलंटियर्स और पैनल एडवोकेट्स की टीम कॉल पर रहती है। इस सब के लिए हमने पीएस होम, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के साथ समन्वय स्थापित करके ये सारे एसएचओस को लेटर्स चले गए हैं, और डालसा लेवल से इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि जैसे भी कोई व्यक्ति आए थाने में तो तुरंत उससे उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता दी जाए, और ये भी बताया जाए कि अपना नाम पता बताने के अलावा वो अपने आप को सेल्फ इंक्रिमिनेट किस सीमा तक नहीं करना के लिए उसका दायित्व है, और क्या क्या उसे क्या इस तरह से पुलिस भी सुरक्षित है अनावश्यक आक्षेप से और व्यक्ति भी सुरक्षित है। तो आदमी निडर होकर थाने भी जा सकता है, ही हैज़ अ राइट एज अ कम्युनिटी मेंबर। अभी मुझे कोई जानकारी देनी है तो मैं निडर होकर थाने जा सकती हूँ फिर। बिल्कुल, ये तो बहुत ही मतलब जो एक पिलर है हमारे समाज का, जो पुलिस एक पिलर ही मानी जाती है कि पुलिस का जो रोल होता है समाज में व्यवस्था करने का होता है। और कई बार ये शिकायतें भी सुनने में आती हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो एक पारदर्शिता भी इससे बनी रहेगी कि अगर कोई व्यक्ति जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है और उससे किस तरह का व्यवहार होता है जी, तो वहाँ पर वो अगर जो डिस्प्ले में है उन लोगों को कांटेक्ट कर सकता है, एडवोकेट उसके साथ रहेंगे, पैरालीगल वॉलंटियर्स रहेंगे, तो दोनों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी उसमें। बिल्कुल ठीक बात है। और दोनों की ही जो सच्चाई है
वो सामने आ जाएगी। जाती है। पर मैम इसमें एक एक सुझाव था कि जैसे आजकल डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, आजकल जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं सारे सिस्टम में कि पारदर्शिता के लिए चीज़ें अपनाई जा रही हैं, किसी पे कोई आक्षेप न लगा सके। कोर्ट में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कई मामलों में। तो क्या थानों पर ये व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जो अरेस्ट करते हैं, जो पूछताछ होती है, जो उनसे इंक्वायरी होती है, तो उसके लिए वो एक कैमरा के उसमें ही वो इंक्वायरी करें जिसमें वो सारी रिकॉर्डिंग भी हो और साथ में सीसीटीवी फुटेज भी हो कि भाई किसी व्यक्ति से किस तरह की इंक्वायरी की जा रही है। ठीक है, तो एक तो थानों में तो ऑलरेडी जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। जहाँ तक ऑडियोग्राफी का प्रश्न है, जी पॉक्सो की ट्रायल्स में तो विटनेस का स्टेटमेंट हमेशा उसको ऑडियोग्राफ्ड रहता है। जी यहाँ तक कि अगर हैंडीकैप्ड कोई बच्चा है तो उसको कोर्ट में आने पर भी उसका स्टेटमेंट्स ऑडियोग्राफ्ड रहते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में बिना इंटरफेरेंस करे भी हम क्या है, बिकॉज व्यक्ति को भी महसूस होना चाहिए कि न्याय अल्टीमेटली जिसको होल्ड किया गिल्टी, ही इज़ ट्रूली द गिल्टी पर्सन। ये चीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए आवश्यक है, जितना आपने जो सजेस्ट किया है, पारदर्शिता। तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर भी हर लेवल पर यदि ये डिजिटल इंडिया का एक इनपुट रहे, डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड जो हम गुड समैरिटन्स की बात करते हैं, कई बार किसी ने कोई क्राइम देखा, वो स्वतः जाकर बताना चाहता है, सो ही इज़ ऑल्सो अफ्रेड कहीं मेरे ऊपर ना कोई आक्षेप हो जाए। बिल्कुल। तो उसमें भी देयर विल बी अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि व्यक्ति आएगा तो ही विल बी एबल टू डिपोज, फ्रीली डिपोज कर पाएगा। बिल्कुल। दर्शकों, हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दर्शकों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर। एक बार फिर याद दिला दें, बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती गिरिबाला सिंह जी। आइए चर्चा जारी रखते हैं। मैम, ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या कार्य किए जाते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि आजकल थाने में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर्स, पैनल एडवोकेट्स की लिस्ट लगाने के प्रावधान किए गए हैं और उनके नंबर्स भी दिए जाने के किए गए हैं। मैम, इस योजना के बारे में जब ये आपने इस तरह के वो उठाए हैं, कदम उठाए हैं एक आदमी को जस्टिस के लिए, तो हम बात करें कि जो ये योजनाएं हैं इनके बारे में यदि कोई जानकारी लेना चाहता है और सहायता लेना चाहता है तो किस तरह से अप्रोच करे विधिक सेवा को? हमारे हर लेवल पर, हर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन में एक हेल्प डेस्क है जी। उसको हम कई जगह फ्रंट ऑफिस का रूप दिया है और कई जगह हम लोग तात्कालिक भी हेल्प डेस्क खोलते हैं। जैसे कहीं दंगा पीड़ित हो गया, कहीं अभी जो फ्लड रिलीफ का ऑपरेशंस हुए, वहीं तुरंत हम हमारे जो वर्क फोर्स है वो इट कम्स इनटू एक्शन, हेल्प डेस्क बनता है। तो उस हेल्प डेस्क को कोई अप्रोच कर सकता है। दूसरा हमारा टोल फ्री नंबर है 15100। और उसके अलावा कोई एक नालसा का एक ग्रीवेंस पोर्टल है, नालसा के ग्रीवेंस पोर्टल पर भी अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। जो एक एरिया है जहां हम अभी प्रयासरत हैं वो डायरेक्टली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, सो दैट जो भी शिकायत आए, यदि हमें एक उसको एक हैंडल कर पाए एक ऐप से कंप्लीट ERP सोल्यूशन, तो हमारा फॉलोअप में भी सुविधा होगी। आई एम श्योर विद इन अ मंथ हम लोग इसको भी कर पाएंगे। एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्सेसिबल। अल्टीमेटली आदमी के हाथ में यदि पावर है,
जागरूकता है और उसको राइट तरह से इस्तेमाल करने का यदि जी। दिया जाए इसको ट्रेनिंग, तो देन वी हैव अ गुड सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी। बिल्कुल, हमारी जी। शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जी। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप इस योजना को लेकर आएं जिससे लोग इसका लाभ ले सकें। जी। कई बार ये सुनने में आता है, आपने बताया कि इस तरह से मदद ली जा सकती है, पर कभी कभी ये सुनने में आता है कि कुछ लोग इसके लिए पात्र होते हैं पर उसके बाद भी उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है लीगल एड का। उसके पीछे क्या वजह रहती है? पात्र होने के बावजूद भी जब नहीं मिलता है, एक लीगल सर्विसेज सुप्रीम कोर्ट लेवल पर कुछ रूल्स बने हैं विच आर लाइक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। जी। सोशल किसी क्राइम को लेकर यदि कुछ उसका मैटर है, जी। इन सब मैटर्स में लीगल सर्विसेज इज नॉट रिकमेंडेड। डिफेमेशन के कुछ मैटर्स होते हैं उसमें लीगल सर्विस, लेकिन फिर भी इसमें प्रावधानित है यदि वहाँ का चेयरमैन मे बी एट वॉट एवर लेवल, तो यदि वो अनुमोदन करे तो लीगल सर्विसेज दी जा सकती है। अन्यथा लीगल सर्विसेज इस बेसिकली किसी मजलूफ को कुछ सहायता देना, लेकिन किसी और को मापदंड होना, एक जरिया होना टू ट्रबल समबडी एल्स, इसलिए लीगल सर्विसेज नहीं है। शायद इसलिए ये सब किया गया है कि कांट बी गिवन दैट सर्विसेज। बिल्कुल, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है और उचित कारण होते हैं जिसके पीछे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपने बताया कि पात्रता की बात, तो वैसे अगर हम बात करें कि लीगल सर्विस अथॉरिटी में किस व्यक्ति को पात्रता होती है लेने की? सभी महिलाएं, जी। बच्चे, कस्टडी या होम में कोई भी बच्चे हों या कोई भी व्यक्ति हो, ये मे बी लूनेटिक हो, ये हो सकता है डिसेबल्ड हो, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्कमैन है और जिसकी जो आर्थिक सीमा है उसकी एनुअल इनकम अभी तक 1 लाख थी, अभी विद इन अ मंथ हम लोग का नोटिफिकेशन आने वाला 2 लाख का बेसिक इनकम जिससे कम है, न्यून है, वो सभी पात्र है लीगल सर्विसेज के लिए। जी मैम, लीगल सर्विस अथॉरिटी में एक नाम बड़ा सुनने में आता है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स। जी। ये कौन होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है और जी। यदि कोई बनना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए तो देखिए द स्काई इज ओपन। जी। हम वही व्यक्ति चयनित करते, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, और हम चयनित ऐसे व्यक्तियों को करते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। दे मे बी रिटायर्ड पर्सन्स, इनफैक्ट वी लुक फॉरवर्ड टू रिटायर्ड पर्सन्स, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में या अन्यथा लीगल सर्विसेज की स्कीम्स को आगे ले जाने में बहुत मददगार रहते हैं। जी। इसके अलावा हमारे पास एटलीस्ट ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए। कई स्थान है जहां हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बैगा, भारिया, सहरिया, यहाँ पर उनका अगर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सिर्फ 8th या 10th पास है तो भी हम उनको लेते हैं, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज से भी वाकिफ़ हैं और लोगों को उन पर विश्वास है। हम आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी शामिल करते हैं। जी। तो ये हमारी जो टीम रहती है, इनको प्रत्येक एक काम करने के लिए 500 रुपये का मानदेय देते हैं। इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल ऑनरेरियम, बट ये है कि उनका काम को क्रेडिट करते हैं। जी। और इस तरह से जब भी कहीं पर भी ज़रूरत होती है तो वार्ड्स में, ब्लॉक में इनके स्थान निर्धारित है। अभी आजकल हमारे जो कलेक्टर की जन सुनवाई के समय जी। सारे कलेक्टर्स को ने कहा कि बड़ा यूज़फुल है, अन्यथा क्या होता था, सिंपली एक शिकायत लेने के लिए कोई एक मजलूफ से 200 रुपये ले लेता था। हमारा पैरालीगल वॉलंटियर बैठ के उनकी शिकायत लिखते हैं जी और पहुंचाते हैं, जिस एजेंसी से संबंधित है वहां तक उनको लेकर जाते हैं। मैम, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को कि पैरालीगल वॉलंटियर्स इस तरह के सोशल वर्क करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, रूट्स लेवल पर वो काम करते हैं। पर अगर उनको अप्रोच करना है तो कैसे करें? आपने बताया कि जैसे कलेक्टर को कंप्लेंट करनी है तो वो ड्राफ्ट बना के दे देते हैं, हेल्प करते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर ये किसी से करवाना है तो उसे कैसे पता कि पैरालीगल वॉलंटियर्स कहाँ मिलेंगे? लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन में आकर ही मालूम हो सकता है। और एक मैंने जैसे कहा आपको, एक वो जो हेल्पलाइन है 15100, वहाँ पर अगर फ़ोन करेंगे तो क्लोजेस्ट लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन का पता भी बता दिया जाएगा। जी। और जो कलेक्टर की जन सुनवाई के दिवस हैं वहाँ पैरालीगल वॉलंटियर्स हमेशा रहते हैं। उसके अलावा वार्डवार ये कहाँ पर हैं इसकी लिस्ट भी हम ने स्थापित की है। सारे जितने रेवेन्यू ऑफिसेज हैं, जबलपुर में तो हो गया है ये सब काम जी, बाकी जिलों में भी हम प्रयास कर रहे हैं। एटलीस्ट एक नंबर हो, आदमी को कहाँ कॉल करना है, किधर जाना है, रात into 24 into 7 into 365 days they are there।
बिल्कुल, ये एक तरह से समाज सेवा भी है जी। और सोसाइटी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है, आप जिस भी रूप में देना चाहें। आपने बताया कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी आप इसमें शामिल करते हैं और करना चाहते हैं। तो जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ से एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो रिटायर्ड हैं या कोई महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ हैं, जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, अगर वो पैरालीगल वॉलंटियर्स बनना चाहती हैं तो वो कहाँ पर अप्रोच करें, किस तरह से वो अपनी सेवाएं दे सकती हैं? बिल्कुल, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हैव देम। हमारे लीगल सर्विसेज जो भी निकटतम, मान लीजिए अगर आप जिले में हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। जी, यदि आप तहसील में हैं तो तहसील कोर्ट में है, और स्टेट लेवल पर तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में है ही। जी, जहाँ पर भी हो तो आप आगे आएँ। कम्युनिटी की हेल्प के बगैर देखिए सब कुछ संभव नहीं हो सकता है। हम न केवल आपकी सरकार आपके द्वार, लेकिन न्याय भी आपके द्वार, इसके लिए प्रयत्नशील होंगे। इसलिए सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने और हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया आपने इसके माध्यम से कि जब तक वो शामिल नहीं होंगे कोई भी मिशन पूरा नहीं हो सकता। हमने चर्चा करी कि जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो महिलाएं हैं घर में, तो जहाँ वक्त की बात है तो जो सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड हैं उनके पास रिटायरमेंट के बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ से परेशान होते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, तो उनका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत हो सकता है और वो सोसाइटी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनको भी ये हेल्प होगी कि वो फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो वापस फिर फील्ड में आकर काम कर सकते हैं। जी। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है दर्शकों, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी इस मिशन से जुड़ सकते हैं, जो महिलाएं हैं घर में वो भी जुड़ सकती हैं। आप लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में, लोकल में जहां भी डिस्ट्रिक्ट है वहां ऑफिस होता है, वहां अप्रोच कर सकते हैं। यदि आप सेवा देना चाहते हैं तो आप लीगल पैरा वॉलंटियर्स बन सकते हैं। मैम, हम बात कर रहे हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी की, तो लोक अदालतों का आयोजन समय समय पर होता है और काफ़ी प्रचार प्रसार भी होता है इसका। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इसमें क्या भूमिका अदा करती है, क्योंकि लीगल सर्विस अथॉरिटी के बैनर भी उसमें कई बार हम पढ़ने में आते हैं लोक अदालत के अदालत पीठ में और उसमें, तो उनकी क्या भूमिका होती है? सी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में ही सेक्शन 19 में लोक अदालत की भूमिका का व्याख्यान किया गया है। जी। लोक अदालत सब विवादों को निपटाने का एक सरल और सारगर्भित उपाय है। जी। लोक अदालत के साथ ही आजकल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में मीडिएशन भी शामिल हो गया है। जी। और जैसे कि आपने बुजुर्गों की चर्चा की, हम इनफैक्ट ऐसे लोगों को भी मीडिएशन की ट्रेनिंग देने के लिए प्रयत्नशील हैं जो हमारे कम्युनिटी लेवल पर ही मीडिएशन क्लिनिक्स बन सकेंगे। और 20 घंटे की ट्रेनिंग के बाद हर कम्युनिटी, हर समुदाय में भी, रीजनल में भी, रिलीजियस, तो वो विवादों के सुलझाने में एक उनकी अहम भूमिका हो सकती है। और इसका जो लोक अदालत का जो एडवांटेज क्या है, जी, इसका मेनली ये है कि बचेगा पैसा, बचेगा रुपया, बचेगा समय, एंड इट्स अ विन विन सोल्यूशन, क्योंकि दोनों की ही समझ से होता है, इसलिए एक्सिक्यूशन भी नहीं होगा एंड इट्स फाइनल, कोई अपील भी नहीं है। बिल्कुल, ये दोनों ही पक्षों के एक अच्छे माहौल में प्रकरण का निराकरण होता है जिसमें किसी को शिकायत नहीं होती जी। दोनों ही संतुष्ट होकर जाते हैं। वरना मैरिट्स पर अगर केस लड़ते हैं तो कोई ना कोई दुखी तो होता ही है, कहीं ना कहीं मलाल रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल। मैम, हम बात करें लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की, तो जो इसकी योजनाएं हैं इनके प्रचार के लिए किस तरह किया जाता है, लोगों को कैसे अवेयर किया जाता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, कौन कौन से माध्यम उपयोग किए जाते हैं? सबसे पहले तो मैं दोहराऊं, आज का दूरदर्शन का प्रोग्राम है। बिल्कुल, ये भी उसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा वी हैव पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, जी, वी हैव और अभी भी ऑन द एनुअल अभी फेसबुक पेज भी हम लोग क्रियान्वित करेंगे। हमारा एक वेबसाइट है mpLSA.government.in, उस पे भी सारी जानकारी उपलब्ध है। क्या स्कीम्स है, नालसा की स्कीम्स है, बेघर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सारी स्कीम्स की जानकारियाँ हैं। और हम सारे रेवेन्यू ऑफिसेज में भी हम लोगों ने होर्डिंग्स लगा रखे हैं, लीगल सर्विसेज कौन एप्लीकेबल हो सकता है जी, और कहाँ पर इसको सुलभ और सरल तरीके से प्राप्त हो सकता है, क्या कानूनी बाधा आ रही है, क्यों नहीं मिल पा रहा है। हर चीज़ व्यक्ति को बने जानकारी, आजकल इफ इट इज़ नॉलेज इज़ पावर, तो इस बात का एम्पावर करने के लिए हम सभी साधनों का, इट इज़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनफैक्ट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ बीन वेरी गुड। कुछ भी अच्छा होता है तुरंत छापते हैं,
जी। अगर हमने किसी को अगर रिहेबिलिटेट किया तो उसका भी अच्छी खबर आती है, वो भी अपने बिल्कुल। आप पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैडम, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी दर्शकों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि हमने 1947 में जिस भारत की कल्पना की थी, इंडिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आज इतने वर्ष बाद हमारा आज एक समय आया जब हम खुद अपना आत्मलोकन करें और देखें क्या हम वहाँ पहुँचे हैं, और नहीं पहुँचे हैं तो एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन हमारे क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा आपका योगदान होगा अगर लीगल सर्विसेज से ज्वाइन करें। आपका साथ, तभी हमारा देश का विकास, आगे हाथ बढ़ाएं और साथ साथ आगे बढ़ते चलें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को दिया, बहुत खूबसूरत शब्दों में दिया और लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में निकल कर आया है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बहुत बुनियादी योजनाएं बनाई हैं और बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो आम आदमी के हित के लिए उन्हें न्याय दिलाने में बहुत भूमिका निभा रहे हैं। ज़रूरत है आगे आकर आपको भी इसका एक अंग बनने की, इसका एक भाग बनने की। आप अपनी सेवाएं दें और आप इसको आगे बढ़ाएं। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।